आप सभी छात्रों को मिथिला कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। छात्रों, आज हम आपको एनपीओ चैप्टर का एग्जाम बेस्ड महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझा रहे हैं। इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जितने सारे हम प्रश्न बताएंगे उन सभी प्रश्नों को बारीकी से समझिएगा और पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इसमें एग्जाम से संबंधित इस चैप्टर में जितने सारे महत्वपूर्ण हैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आज का इस चैप्टर का जो सबसे पहला प्रश्न हम लाए हैं वह है आपको सबसे पहले एनपीओ चैप्टर को हम लोग कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है अलाभकारी संस्था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा स्क्रीन पे, जो अलाभकारी संस्था से आप क्या समझते हैं या गैर व्यापारिक संस्था से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपका, जो लाभ न कमाने वाली संस्था, लाभ न कमाने वाली संस्था को शॉर्ट में हम लोग अलाभकारी संस्था कहते हैं। कौन सा संस्था? अलाभकारी संस्था। तो लाभ न कमाने वाली संस्था से आप क्या समझते हैं और इन संस्थाओं या इससे संबंधित आय के 4 प्रमुख मदों का नाम लिखिए या नाम बताएं। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, लिखा रहेगा नाम लिखिए या नाम को बताएं। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, जो अलाभकारी संस्था से आप क्या समझते हैं और इन संस्थाओं या इससे संबंधित आय के 4 प्रमुख मद कौन कौन से होंगे। इसका आंसर होगा ऐसी संस्थाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, यानी ऐसा संस्था जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि अपने सदस्यों और समाजों को सेवा प्रदान करने के लिए कार्य करती है, लाभ न कमाने वाली संस्था या गैर व्यापारिक संगठन कहलाती है। यानी ऐसी संस्थाएं जिसका मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है, और सेवा इसमें किसका किया जाता है, तो इसके अंतर्गत जो सदस्य आते हैं और समाज के व्यक्तियों। तो अलाभकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य हुआ समाज को और सदस्यों को सेवा प्रदान करना। इन संस्थाओं में के आय के 4 प्रमुख मद जो होते हैं, उसमें सबसे पहला मद होता है चंदा। चंदा को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सब्सक्रिप्शन। यानी अलाभकारी संस्था के आय के 4 प्रमुख मद में सबसे पहला मद हुआ चंदा। दूसरा मद होगा आपका दान यानी कि डोनेशन। तीसरा मद होगा प्रवेश शुल्क यानी एंट्रेंस फी। चौथा मद दिए हुए हैं आजीवन सदस्यता शुल्क यानी लाइफ मेंबरशिप। मद तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ प्रमुख मद यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। पहला चंदा, दूसरा आपका डोनेशन यानी कि दान, तीसरा मद है प्रवेश शुल्क और चौथा मद दिए हैं आजीवन सदस्यता शुल्क यानी कि लाइफ मेंबरशिप फी। तो जब अलाभकारी संस्था के बारे में कहेगा तो आपको लिखना क्या है, जो अलाभकारी संस्था उन संस्थाओं को कहते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वह क्या होता है, समाज सदस्यों का और समाजों का सेवा प्रदान करना। यानी अलाभकारी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सदस्य और समाज को सेवा प्रदान करना, उनके लिए कार्य करना। यह संगठन अलाभकारी संगठन या अलाभकारी संस्थाएं कहलाती है। और इनके 4 प्रमुख मद का नाम क्या लिखेंगे, अगर आपको एग्जाम हॉल में अलाभकारी संस्था के बारे में नहीं दिया रहेगा, सिर्फ रहेगा जो इस संस्थाओं से संबंधित आय के 4 प्रमुख मद के नाम लिखें 2 नंबर में, तो उसमें लिखना है, बता ही दिए हैं, पहला लिखना है चंदा जिसको इंग्लिश में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, दूसरा लिखना है दान यानी डोनेशन, तीसरा लिखना है प्रवेश शुल्क एंट्रेंस फी और चौथा लिखना है आजीवन सदस्यता शुल्क यानी लाइफ मेंबरशिप फी। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वह है अलाभकारी संस्थाओं के 4 उदाहरण दें। अलाभकारी संस्था के आपको कितने उदाहरण पूछ रहा है, 4 उदाहरण। यानी किन किन संस्थाओं को हम अलाभकारी संस्थाओं की श्रेणी में रखेंगे, इसके 4 उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो अलाभकारी संस्था के 4 उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण हमने दिया हुआ है शैक्षणिक संस्थान। शैक्षणिक संस्थान जैसे हुआ विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। यानी अलाभ का शैक्षणिक संस्थान का मतलब जहां शिक्षा ग्रहण किया जाता है बच्चों के द्वारा। इसमें कौन कौन संस्था आएंगे, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये होते हैं अलाभकारी संस्था के उदाहरण। दूसरा होगा आपके सामने धार्मिक संस्थान।
तो धार्मिक संस्थान में होंगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर। तीसरा होगा खेल संस्थान, जिसके अंतर्गत होगा खेल क्लब और व्यायामशाला, यानी खेल क्लब और व्यायामशाला जो होते हैं ये भी अलाभकारी संस्था के उदाहरण होते हैं। अगला आपके सामने होगा सामाजिक संस्थान, जिसके अंतर्गत अस्पताल, पुस्तकालय और औषधालय ये भी होते हैं अलाभकारी संस्था के उदाहरण। सिर्फ आपको उदाहरण लिखना है। और नेक्स्ट दिए होंगे आपको पेशेवर व्यक्ति, 4 पूछ रहा था, हमने आपको 5 सीरीज में दिए। सबसे पहला शैक्षणिक संस्थान, जिसके अंतर्गत लिखना क्या है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। दूसरा देना है धार्मिक संस्थान, जिसके अंतर्गत लिखना है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर। उसके बाद होगा खेल संस्थान, जिसमें लिखना है खेल व्यय और व्यायामशाला, यानी खेल क्लब और क्या होगा, व्यायामशाला। और अगला होगा सामाजिक संस्थान, जिसके अंतर्गत होगा अस्पताल, पुस्तकालय और औषधालय। और नेक्स्ट होगा पेशेवर व्यक्ति, जिसमें होगा डॉक्टर, अभियंता यानी कि इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और अंकेक्षक आदि। इनमें से आप 4 नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम हॉल में 4 नाम पूछेगा तो 4, 5 पूछेगा तो 5, मैक्सिमम इतना ही पूछा जाता है। जो अलाभकारी संस्था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 4 कौन कौन से उदाहरण में आते हैं, शामिल किए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, अलाभकारी संस्थाओं द्वारा, यानी कि इन संस्थाओं के द्वारा तैयार किए जाने वाले किन्हीं 2 वित्तीय विवरणों के नाम बताएं। वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी अलाभकारी संस्था वर्ष के अंत में कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 स्टेटमेंट इनके द्वारा तैयार किया जाता है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट होगा उसे कहते हैं हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता। कौन सा खाता बच्चों, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। यानी अलाभकारी संस्था एनपीओ, जब हम लोग एनपीओ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो प्रश्न बनाते हैं हम लोग वो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। एक होता है रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, अलाभकारी संस्था। दूसरा होगा आईबीआई खाता, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड क्या होगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहला क्या हुआ, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। यानी सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरा बनाते हैं आईबीआई खाता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा होता है आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा का मतलब बैलेंस शीट्स। तो यहाँ होगा तीसरा आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट या तुलन पत्र। आपको 2 पूछा जाता है अक्सर, जिसमें हम 3 नाम दिए हैं। इनमें से किन्हीं 2 नामों को एग्जाम में लिखना है। अगर 2 नाम पूछेगा तो 3 नाम पूछेगा तो तीनों को लिखना है। तो कोई पूछ दे अगर आपसे जो अलाभकारी संस्था के वर्ष के अंत में कौन कौन से वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, तो क्या सब होगा आपको एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं। तो पहला क्या होगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। दूसरा क्या होगा, आईबीआई खाता, जिसे क्या कहा जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा क्या होता है, आर्थिक चिट्ठा या तुलन पत्र, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बैलेंस शीट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वह आपको दिया हुआ, प्राप्ति एवं भुगतान खाते से आप क्या समझते हैं, अभी बताएं। तो सबसे अंत पहले जो हम लोग व्यवसाय के अंत में जो अलाभकारी संस्था जो तैयार करती है, अंत में व्यवसायिक संस्था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब तैयार करते हैं, लेकिन अलाभकारी संस्था सबसे पहले क्या तैयार करती है, तो रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अब रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या अभिप्राय है, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दिए होंगे, तो यह खाता नगद, नगद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैश, और बैंक लेन देनों, यानी कैश और कैश है बैंक, लेन देनों के विभिन्न शीर्षकों का सारांश यानी समरी है। यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है वो एक प्रकार से कैश से संबंधित और बैंक लेन देन से संबंधित जितने सारे मद होते हैं उनके क्या है,
सारांश यानी समरी है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता में नगद लेन देनों से संबंधित मदों को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। किस खाता में, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में। प्राप्ति एवं भुगतान खाता में उधार लेन देनों को दिखाया नहीं जाता है। तो आगे लिखे होंगे, जिसका दूसरा परिभाषा दे दिया है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक संपत्ति या वास्तविक खाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, संपत्ति या वास्तविक खाता है। ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाएगा, जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से एक को टिक करना है। उसमें देखना क्या है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में अगर वास्तविक खाता दिया होगा या संपत्ति खाता दिया होगा तो उसमें से जो दिया होगा उसको टिक करना है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, संपत्ति या वास्तविक खाता है। जो रोकर पद्धति, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, जो किस पद्धति, रोकर पद्धति, जैसे दिया रहेगा प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार किया जाता है किस पद्धति के आधार पर, तो रोकर पद्धति यानी कैश बेसिस के आधार पर तैयार किया जाता है। अतः इसमें विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतानों को चाहे वे चालू अवधि से हो या पूर्व अवधि से या आगामी अवधि से संबंधित हो, सारांश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता कैश बेसिस से संबंधित होता है, इससे पहले भी बताए थे। तो कैश बेसिस में क्या होता है, जो कैश आएगा तो दिखाएंगे या कैश जाएगा तो दिखाएंगे, उधार को दिखाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो इसीलिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता में चाहे वह इस अवधि से संबंधित हो, करेंट ईयर से संबंधित हो या प्रीवियस ईयर से संबंधित हो या नेक्स्ट ईयर से संबंधित हो, दिखाया जाता है। अगर कैश की प्राप्ति होगी या कैश के द्वारा भुगतान किया जाएगा तो दिखाया जाएगा किस अकाउंट में, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति होगा तो अब भुगतान किया जाएगा तो, और न प्राप्त होगा न भुगतान करेंगे तो दिखाना नहीं है। इसीलिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता में जब राशि आएगा या जाएगा तो दिखाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने, प्राप्ति एवं भुगतान खाते की 4 विशेषताओं को बताएं। हमने आपको समझाया था, यदि आप परिभाषा को सही तरीके से समझ जाते हैं तो विशेषताएं उसी में से बनता है। तो अभी हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था, जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है वह वास्तविक खाता है। तो सबसे पहले प्राप्ति एवं भुगतान खाता का जो यहाँ 4 विशेषता होगा, उसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सबसे पहला पॉइंट होगा विशेषता में, जो यह एक वास्तविक खाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है बच्चों, एक वास्तविक खाता है। कौन सा खाता है, वास्तविक या संपत्ति खाता है। अब दूसरा क्या होगा, यह रोकर पुस्तक की तरह बनाया जाता है। यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहीं से एमसीक्यू आता है, ऑब्जेक्टिव बनता है। जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है वो किस पुस्तक की तरह बनाया जाता है, तो रोकर पुस्तक। रोकर पुस्तक में भी क्या होता है, कैश आएगा तो दिखाएंगे, कैश जाएगा तो दिखाएंगे। और प्राप्ति एवं भुगतान खाता में भी क्या होता है, कैश आएगा तो दिखाएंगे और कैश जाएगा तो दिखाएंगे। दोनों में अंतर भी है, डिफरेंस भी है, वो आगे हम आपको समझाएंगे। लेकिन प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो बनाया जाता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, तो जिस तरह से कैश बुक बनाया जाता है उसी तरह से प्राप्ति एवं भुगतान खाता भी बनाया जाता है। इसीलिए इसका दूसरा विशेषता का पॉइंट हुआ, जो यह रोकर पुस्तक की तरह है। किस पुस्तक की तरह है, रोकर पुस्तक यानी कैश बुक की तरह है। अब तीसरा पॉइंट दिए होंगे, इसमें मतलब प्राप्ति एवं भुगतान खाते में। इसमें मतलब क्या हुआ, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में सभी आयगत और पूंजीगत प्राप्तियों को डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स जो हम बनाते हैं, अभी आपको शॉर्ट में हम फॉर्मेट बता रहे हैं। इसके 2 साइड होते हैं, एक डीआर साइड और एक क्या होता है बच्चों, सीआर साइड। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स जो बनाया जाता है उसमें 2 साइडें होते हैं, डीआर साइड और सीआर साइड। तो यहाँ हमने क्या लिखा, जो इसमें यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता में सभी आयगत मतलब रेवेन्यू नेचर का जो होगा, रेवेन्यू नेचर मतलब जो आय बार बार प्राप्त होती है उसे आयगत प्राप्ति कहते हैं। और जो आय बार बार प्राप्त नहीं होता है, एक बार प्राप्त होता है
या बहुत वर्षों के बाद प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, तो पूंजीगत आय कहते हैं। यानी बार बार प्राप्त होने वाला तो आयगत, और बार बार नहीं प्राप्त होने वाला तो पूंजीगत। तो इसमें क्या होता है, आयगत और पूंजीगत, चाहे आयगत प्राप्ति हो और चाहे बच्चों पूंजीगत प्राप्ति हो, इस खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। डेबिट पक्ष मतलब डीआर साइड में लिखेंगे, चाहे वो आयगत प्राप्ति होगा चाहे पूंजीगत प्राप्ति होगा, रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स के डीआर साइड में दिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो इसमें सभी आयगत और पूंजीगत, चाहे आयगत भुगतान हो चाहे पूंजीगत भुगतान हो, क्योंकि प्राप्ति एवं भुगतान में तो दो ही चीज होगा, चाहे प्राप्ति होगा चाहे भुगतान होगा। तो प्राप्ति के बारे में तुम समझ चुके हैं, यदि प्राप्ति होगा तो किस साइड दिखाया जाएगा, डीआर साइड दिखाया जाएगा। अब भुगतान होगा तो किस साइड दिखाया जाएगा, तो इसमें आयगत और पूंजीगत भुगतानों को क्रेडिट पक्ष यानी सीआर साइड में, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा या लिखा जाता है या दिखाया जाएगा। तो क्लियर हो चुका होगा बच्चों, जो प्राप्ति होगा तो रिसीव्ड एंड पेमेंट्स अकाउंट के डीआर साइड, और अगर भुगतान किया जाएगा तो रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स के सीआर साइड में क्या किया जाएगा, तो दिखाया जाएगा। ये इसकी चौथी विशेषता। पांचवा पॉइंट होगा इसमें यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाते में किसी भी गैर रोकर मदों को नहीं लिखा जाता है। अब ये बताए थे कुछ देर पहले, जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता में सिर्फ नगद लेन देनों को दिखाया जाता है, गैर रोकर मदों को नहीं दिखाया जाता है। जिस मद के लिए नगद राशि न आया होगा या नगद राशि न भुगतान किए होंगे, ऐसे मदों को रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन एक क्या होता है बच्चों, गैर रोकर मद होते हैं, इसके लिए आपको रोकर भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सैलरी स्टाफ को देते हैं तो रोकर भुगतान करना पड़ता है, लेकिन डिप्रीसिएशन के लिए रोकर भुगतान नहीं करना पड़ता है। तो डिप्रीसिएशन गैर रोकर मद हुआ, उससे रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में दिखाया नहीं जाएगा। विशेषताएं बहुत सारी होती है, लेकिन अभी हम मुख्य रूप से आपको 5 विशेषता बताएं। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः जो होता है वो डेबिट शेष प्रदर्शित करती है, यानी डीआर बैलेंस प्रदर्शित करता है सामान्यतः। और जब यदि कभी कभी बैंक अधिविकर्ष भी प्राप्त प्रदान करता है, तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट सामान्यतः आपका डेबिट बैलेंस प्रदर्शित करता है, कभी कभी क्रेडिट बैलेंस यानी बैंक अधिविकर्ष की राशि भी प्रदर्शित करती है। लेकिन मुख्य रूप से आपको एग्जाम में 3 या 2 या 4 या 5 पूछा जाता है। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिएगा, तो यह खाता कौन सा खाता है, वास्तविक खाता। यह किस तरह से बनता है, रोकर पुस्तक की तरह बनता है। इस खाते में क्या होते हैं, जितने सारे आयगत और पूंजीगत प्राप्ति होते हैं किस साइड में, डेबिट साइड में, और जितना सारा आयगत और पूंजीगत भुगतान होता है किस साइड में, क्रेडिट साइड में। और इसमें किसी भी गैर रोकर मद यानी नन कैश आइटम को दिखाया नहीं जाता है। कोई भी अगर नन कैश आइटम होता है तो उसको हम रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में नहीं दिखाते। तो समझे होंगे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आईबीआई खाता से आप क्या समझते हैं। यानी सबसे पहले तो रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, अब दूसरा हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं आईबीआई खाता। यहाँ लिखे होंगे आईबीआई खाता से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा, यह एक नाम मात्र या अवास्तविक खाता है। नोट कर लीजिएगा, नाम मात्र या अवास्तविक खाता, नाम मात्र को अवास्तविक भी कहा जाता है। तो आईबीआई खाता ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कौन सा है एमसीक्यू में, आईबीआई खाता क्या है, एक नाम मात्र या अवास्तविक खाता है। अब आईबीआई खाता नाम मात्र या अवास्तविक खाता है जो अलाभकारी, यानी आईबीआई खाता लाभकारी संस्था के द्वारा तैयार नहीं किया जाता है बच्चों, यस अलाभकारी संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, जो आईबीआई खाता तैयार किया जाता है लाभ कमाने वाले संस्था के द्वारा और लाभकारी संस्था के द्वारा, और सारा एग्जाम्पल दिया रहेगा। अभी जब एमसीक्यू बताएंगे तो वहां पर ऑप्शन देकर क्लियर करेंगे। तो अलाभकारी संस्था के द्वारा ही क्या तैयार किया जाता है बच्चों, आईबीआई खाता। कौन सा खाता, आईबीआई खाता। तो याद रखेंगे क्या, जो आईबीआई खाता तैयार किया जाता है
अलाभकारी संस्था के द्वारा, लाभकारी संस्था के द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। तो लिख देंगे जो अलाभकारी या अलाभकारी को गैर व्यापारिक, या ऑप्शन में दिया रहेगा लाभ न कमाने वाली। बात तो एक ही है, क्योंकि जो लाभ न कमाने वाली संस्था होते हैं उसे क्या कहते हैं? अलाभकारी संस्था। उसे ही क्या कहा जाता है? गैर व्यापारिक संस्था। तो तीनों में से जो ऑप्शन में दिया रहेगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट या नन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये संस्था प्राप्ति एवं भुगतान खाता और अव्यय खाता तैयार करता है। तो अव्यय खाता किस संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है? तो अलाभकारी संस्था के द्वारा। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझते होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बताइए। संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। यह एक लेखे वर्ष, एक लेखा वर्ष मतलब एक वर्ष के लिए आय और व्यय का सारांश यानी कि समरी प्रस्तुत करता है, यानी इनकम और व्यय यानी एक्सपेंस, यानी इनकम और एक्सपेंस। शॉर्ट में ही लिखते हैं, इनकम और एक्सपेंस का क्या प्रस्तुत करता है? सारांश यानी समरी प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? समरी प्रस्तुत करता है। यानी आय व्यय खाता क्या है? एक नाम मात्र खाता है, जो किस संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है? तो अलाभकारी संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। और इसमें क्या होता है? एक लेखे वर्ष, यानी एक वर्ष, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर अगले वर्ष का 31 मार्च एक लेखा वर्ष कहलाता है, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर एक लेखा वर्ष कहलाता है। तो एक लेखे वर्ष में उस अलाभकारी संस्था के आय और व्यय, आय और व्यय का क्या करता है? इनकम और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस का क्या प्रस्तुत करता है? सारांश यानी समरी प्रस्तुत करता है। चाहे तो वह अधिक होता है या घाटा होता है, चाहे तो सरप्लस होता है, चाहे क्या होता है? डिफिसिट होता है, प्रस्तुत करता है। अब यह बनाया किस आधार पर जाता है? तो यह उपार्जन आधार पर तैयार किया जाता है, एक्यूरल बेसिस पर तैयार किया जाता है। यानी अब ये सब ऑब्जेक्टिव है, आपको पूछेगा आय व्यय खाता तैयार किया जाता है तो उपार्जन आधार पर। आय व्यय खाता किस आधार पर तैयार किया जाता है? तो उपार्जन आधार पर। तो यह खाता उपार्जन आधार पर तैयार किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह लाभ हानि खाते के तरह ही होता है। यानी यहाँ पर प्राप्ति एवं भुगतान खाता किस तरह होता है? तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता है रोकड़ बही के तरह। और आय व्यय खाता किस तरह का होता है? तो लाभ हानि खाते की तरह। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान का किस तरह का होता है? तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है रोकड़ बही की तरह। और आय व्यय खाता किस तरह का होता है? तो लाभ हानि खाते की तरह। और लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है तो लाभकारी संस्था के द्वारा, और आय व्यय खाता तैयार किया जाता है तो अलाभकारी संस्था के द्वारा। किस संस्था के द्वारा? अलाभकारी संस्था के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, आय व्यय खाते की 4 विशेषताओं को बताएं। कितनी विशेषता? अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आपको 4 विशेषता पूछा जाता है, फीचर्स पूछा जाता है। तो सबसे पहला फीचर्स है आय व्यय खाते की, लिख दिए होंगे आय व्यय खाते की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला पॉइंट होगा, यह एक नाम मात्र, यह कौन सा? नाम मात्र या क्या है? अवास्तविक खाता है। यह एक नाम मात्र या अवास्तविक खाता है। दूसरा क्या होगा पॉइंट? यह प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा अन्य अतिरिक्त सूचनाओं या समायोजनाओं के आधार पर बनाया जाता है। यानी आय व्यय खाता जो होता है वह प्राप्ति एवं भुगतान खाते से जो कुछ इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं उससे हम लोग तैयार करते हैं क्या? तो आपको आय व्यय खाता, यह इसका विशेषता। दूसरा दिया हो, तीसरा पॉइंट होगा, इस खाते में केवल आयगत मदों को, इस खाते में केवल किस मदों को? आयगत मदों को। यानी आय व्यय खाता तो आय व्यय, तो इस खाते में केवल हम क्या करते हैं? आयगत मदों को दिखाते हैं बच्चों। इसमें पूंजीगत मदों को दिखाया नहीं जाता है कभी भी। पूंजीगत लाइफ मेंबरशिप भी क्या है? पूंजीगत मद है। तो पूंजीगत मदों को आय व्यय खाते में नहीं दिखाया जाता है। आय व्यय खाते में सिर्फ और सिर्फ आयगत मदों को ही दिखाया जाता है, पूंजीगत मदों को नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा, इसमें केवल चालू वर्ष, चालू वर्ष का मतलब हुआ इंग्लिश में से कहते हैं करेंट ईयर। चालू वर्ष को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? करेंट ईयर, जो ईयर चल रहा है। तो इसमें केवल चालू वर्ष यानी करेंट ईयर के ही आय और व्यय लिखे जाते हैं। यानी
करंट ईयर, जिस ईयर के लिए हम बनाते रहते हैं, उस ईयर का आय और व्यय आय खाता में दिखाया जाता है। और उस ईयर से चाहे प्रीवियस ईयर दिया हो, चाहे नेक्स्ट ईयर दिया हो, उसको दिखाया नहीं जाता है, उसको हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो लिखे होंगे इसमें केवल चालू वर्ष के ही आय व्यय लिखे जाते हैं। गत वर्ष या आगामी वर्षों से संबंधित आय और व्यय को इसमें नहीं लिखा जाता है, इसके अंतर्गत नहीं। अगर शामिल भी रहता है उसको लेस करके या ऐड करके, जैसा एडजस्टमेंट रहता है वैसा काम करके वहां पर हम लोग हटा देते हैं, यानी कि उसमें से डिडक्ट कर देते हैं। तो वह जब सवाल बनाएंगे तब हम दिखाएंगे जो कैसे करंट ईयर का निकालते हैं और कैसे प्रीवियस ईयर को बैक करते हैं। तो यानी विशेषता में क्या याद रखेंगे, तो इसमें यानी आय व्यय खाते में केवल किस ईयर का, चालू वर्ष का ही क्या दिखाया जाता है, और आय और व्यय गत वर्ष का दिखाया नहीं जाता है, अग्रिम वर्ष का दिखाया नहीं जाता है। तो लास्ट पॉइंट दिया होगा जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जैसे बताए थे, जो सामान्यतः वो डेबिट शेष प्रदर्शित करता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसी प्रकार से आय व्यय खाता कौन सा शेष प्रदर्शित करेगा, तो आय व्यय खाते में इसका शेष जो होता है वह अधिक या कमी को प्रकट करता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में रहता है, जो आय व्यय खाता प्रदर्शित करता है, आय व्यय खाता प्रदर्शित करता है, तो आय व्यय खाता अधिक या कमी, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं सरप्लस या डिफिसिट। आय व्यय खाता सरप्लस और डिफिसिट प्रदर्शित करता है या प्रकट करता है, चाहे प्रदर्शित करता है चाहे आप क्या बोलिए प्रकट करता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। यानी आय व्यय खाता क्या प्रदर्शित करता है, अधिक यानी कि सरप्लस और कमी यानी कि डिफिसिट। तो बच्चों आय व्यय खाते की कितनी विशेषता आपको भी हमने बताया, 5 विशेषता। एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, एक बार हम बोलते भी जाते हैं। तो यह एक कौन सा खाता है, नाममात्र या अवास्तविक खाता है। दूसरा क्या है, यह खाता प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा अन्य अतिरिक्त सूचनाओं या समाज योजनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। इस खाते में केवल आयगत मदों को ही लिखा जाता है, पूंजीगत मदों को नहीं लिखा जाता है। इसमें केवल चालू वर्ष के ही आय व्यय लिखे जाते हैं, गत वर्ष या आगामी वर्ष से संबंधित आय व्यय को इसमें नहीं लिखते हैं। और इस खाते का शेष जो होता है वह अधिक या कमी को क्या करता है, प्रकट करता है, यानी अधिशेष सरप्लस या डिफिसिट को प्रदर्शित करता है। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमने लिखे होंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता में अंतर स्पष्ट करें। यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता में आपको अंतर बताने के लिए कहा है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता में क्या अंतर है, तो लिख दिए होंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाते में निम्नलिखित अंतर है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा अंतर का, इसमें आप अर्थ के आधार पर भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है क्या है, वास्तविक खाता है। तो देखिए विशेषता से आपका क्वेश्चन बन रहा है, ऑब्जेक्टिव से भी बना सकते हैं। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, एक वास्तविक खाता है, जबकि आय व्यय खाता क्या है, एक नाम मात्र खाता है। तो पहला अंतर क्या बन गया, जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, वास्तविक खाता है, जबकि आय व्यय खाता क्या है, नाम मात्र खाता है। दूसरा होगा प्राप्ति एवं भुगतान खाते में पूंजीगत और आयगत, अब ये बताए थे जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो हम बनाते हैं उसमें चाहे पूंजीगत मद होता है चाहे आयगत मद होता है, दोनों मदों को दिखाया जाता है। ये बात अभी कुछ देर पहले हम बताए थे। जबकि आय व्यय खाते में सिर्फ कौन सा मद दिखाया जाता है, तो आयगत मद ही दिखाया जाता है। तो दूसरा अंतर आपका क्लियर हो चुका होगा। जो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में पूंजीगत एवं आयगत दोनों प्रकार की मदें दिखाई जाती है, जबकि आय व्यय खाते में सिर्फ और सिर्फ आयगत मदें ही दिखाई जाती है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, जो आय व्यय खाते में दिखाया जाता है तो बच्चों ध्यान रखिएगा केवल आयगत प्रकृति को, यानी आयगत मद को। इस क्वेश्चन को कितना बार घुमाकर पूछ देता है, कभी कभी दे देता है केवल आयगत मदों को, आयगत मदों को। तो आय व्यय खाते में दिखाया जाता है सिर्फ और सिर्फ आयगत मदों को ही दिखाया जाता है, और प्राप्ति एवं भुगतान खाते में आयगत और पूंजीगत यानी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों तरह का एक्सपेंडिचर को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट होगा इसका, तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता प्रारंभिक रोकड़ शेष और बैंक शेष से प्रारंभ होती है। यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, कैश इन हैंड का या कैश एट बैंक का। प्राप्ति एवं भुगतान खाता का प्रारंभ जो होता है
वह कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से होता है, जबकि आईबीआई खाता किसी प्रारंभिक शेष से प्रारंभ नहीं होता है। यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता प्रारंभ जो होता है वो प्रारंभिक शेषों से प्रारंभ होता है, और प्रारंभिक शेष किसका होता है? तो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। कैश इन हैंड या क्या रहता है? कैश एट बैंक। जबकि आईबीआई खाता के लिए किसी भी प्रारंभिक शेष की आवश्यकता नहीं होती है। आईबीआई खाता के लिए किसी भी प्रारंभिक शेषों की आवश्यकता नहीं होती। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा आपके पास, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का अंतिम परिणाम। ये भी बोले हुए थे, जब शुरुआत में कोई परिणाम दिखाएंगे तो अंत तो होगा ही। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता का अंतिम परिणाम रोकर हाथ में यानी कैश इन हैंड या बैंक अधिविकर्ष होता है। यानी समानता तो कैश इन हैंड ही होता है, लेकिन कभी कभी बैंक अधिविकर्ष भी होता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता का जो अंतिम परिणाम होता है वह क्या होता है? कैश इन हैंड या बैंक अधिविकर्ष होता है। जबकि आईबीआई खाता का जो अंतिम परिणाम होता है वह अब ये बच्चों कुछ देर पहले बताए थे, अधिक या कमी को बताता है। किसको बताता है? अधिक या कमी, सरप्लस या डिफिसिट। सरप्लस या क्या होता है? डिफिसिट। तो क्या हुआ बच्चों? तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या होगा? वह अंतिम परिणाम उसका क्या निकलेगा? तो चाहे तो कैश इन हैंड निकलेगा या आपका बैंक अधिविकर्ष निकलेगा। चाहे तो कैश इन हैंड निकलेगा या बैंक अधिविकर्ष निकलेगा। लेकिन आईबीआई खाता का अंतिम परिणाम क्या होगा? चाहे सरप्लस होगा या आपका डिफिसिट होगा। चाहे तो सरप्लस होगा या आपका क्या होगा? डिफिसिट होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा और आराम से समझते जाइएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास होगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता के साथ आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट का होना आवश्यक नहीं है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता जब हम बनाते हैं तो उसके साथ बैलेंस शीट बनाना कोई आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। जबकि आईबीआई खाते के साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ आर्थिक चिट्ठा भी तैयार किया जाता है। ये नहीं बोला है जो तैयार किया जाना ही अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन तैयार किया जाता है। जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसके साथ आपको बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है। ये एक अंतर हो सकता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते के साथ आर्थिक चिट्ठा का होना आवश्यक नहीं है, जबकि आईबीआई खाते के साथ आर्थिक चिट्ठा भी तैयार किया जाता है। आर्थिक चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते के मुख्य रूप से हमने आपको 5 अंतर आपको बताए। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। एक बार जरूर और इसको देखकर आराम से इसको समझ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां दिए हुए हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता और रोकर बही कैश बुक। अब ये कुछ देर पहले बोले थे, रोकर बही यानी कि कैश बुक में अंतर बताएं। डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है प्राप्ति एवं भुगतान खाता और रोकर बही में। प्राप्ति एवं भुगतान खाता और किस बही में? रोकर बही यानी कि कैश बुक में आपको क्या बताना है? अंतर बताना। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है अंतर का, जो इसमें तिथिवार प्रविष्टियां नहीं किया जाता है। यानी क्या होता है? तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो हम लोग बनाते हैं वो समांतर वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, तो उसमें तिथिवार प्रविष्टि नहीं होता है। जैसे तिथिवार का मतलब नहीं समझते होंगे तो एक बार समझा दें। जैसे एक महीना है जनवरी, अब जनवरी का 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, ये हो गया तिथिवार। अंत का हो गया जैसे 31 दिसंबर वर्ष का अंतिम दिन है, 31 मार्च वर्ष का अंतिम दिन है, 31 मार्च। तो रिसीव्ड एंड पेमेंट जो अकाउंट जो बनता है वो सामान्यतः वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, लेकिन कैश बुक जो तैयार किया जाता है वो तिथिवार तैयार किया जाता है, डे टू डे तैयार किया जाता है। डे पर डे कितना कैश आया और कितना कैश गया, तो वो पर डे के हिसाब से तैयार किया जाता है। तो 1 महीना के अंदर में व्यापार में कितना कैश आया और कितना कैश गया, तो कैश बुक तो तिथिवार तैयार किया जाता है। जबकि प्राप्ति एवं भुगतान खाता तिथिवार तैयार नहीं किया जाता, वो वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है बच्चों। तो पहला अंतर आपके पास स्पष्ट समझ चुके होंगे, जो इसमें तिथिवार प्रविष्टि नहीं किया जाता है, जबकि इसमें सभी प्रविष्टियां तिथिवार की जाता है या किया जाता है। इसमें जितनी सारी प्रविष्टियां होती है वो आपको डे टू डे में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में डे टू डे में नहीं रिकॉर्ड होता है, वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। दूसरा पॉइंट होगा विशेषता, जो इसमें प्रविष्टि सारांशित रूप में किया जाता है, समरी में किया जाता है। किसी भी शीर्षक में कितना आया पूरे वर्ष में और कितना उस मद में भुगतान किए, सिर्फ उसको हम ये लिखते हैं। किस किस डेट में कितना आया और किस किस डेट में कितना गया, ये रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा नहीं जाता। इसके लिए व्यापारी बनाता है कैश बुक। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिए
तो इसमें प्रविष्टियां सारांशित यानी समरी वाइज रूप में लिखा जाता है, रूप में की जाती है, जबकि इसमें प्रविष्टियां क्रमवार की जाती है, सीरियल ऑर्डर में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपके पास, दो याद कर लीजिएगा क्योंकि यह अक्सर क्वेश्चन 2 नंबरी में पूछा जाता है, 2-3 आप अच्छा से देख लीजिएगा। लिखा होगा यह खाता लेखांकन वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। अब ये बताए हैं जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो तैयार किया जाता है वह लेखांकन वर्ष का अंतिम दिन, लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन में तैयार किया जाता है, अंत में, वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। कौन सा खाता? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं कौन सा खाता? भुगतान खाता। जबकि यह बही, यह मतलब रोकर बही, दैनिक आधार पर, किस आधार पर? दैनिक आधार पर। इस सब को ध्यान से देखेगा, यही सबसे एमसीक्यू आता है तो फंसा देता है। जो रोकर बही तैयार किया जाता है तो ये दैनिक आधार पर तैयार किया जाता है, और प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार किया जाता है तो वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता इसी को समझ लीजिएगा तो आपको एमसीक्यू बहुत ज्यादा मदद मिलेगा, और वह भी हम आपको करवाएंगे। तो यह खाता लेखांकन वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, और जबकि कैश बुक दैनिक आधार पर डे टू डे वे में लिखा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास होगा सामने में, यह गैर लाभ वाले संगठनों द्वारा। अब ये बताया है जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है वह अलाभकारी संगठन यानी अलाभकारी संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है, या गैर लाभकारी संगठनों के द्वारा, या गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा तैयार किया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है वह अलाभकारी संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है, लाभकारी संस्था के द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। जबकि रोकर बही यह गैर लाभ तथा लाभ अर्जन करने वाले संगठनों द्वारा तैयार किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो हम जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट्स बनाएंगे तो रिसीव्ड एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाया जाएगा अलाभकारी संगठन के द्वारा, जबकि कैश बुक जो बनाया जाता है वह लाभकारी संगठन के द्वारा भी बनाया जाता है और अलाभकारी संगठन के भी द्वारा बनाया जाता है। ये दोनों संगठनों के द्वारा बनाया जाता है, दोनों संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन यह जो होता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता सिर्फ अलाभकारी संस्थाओं के द्वारा ही तैयार किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सदस्यता शुल्क क्या है? सदस्यता नाम से ही स्पष्ट है, सदस्यता अर्थात किसी भी चीज की सदस्यता लेने के लिए जो शुल्क दिया जाता है उसे ही हम बच्चों कहते हैं सदस्यता शुल्क। क्या कहते हैं बच्चों? सदस्यता शुल्क। यानी किसी भी क्लब में आप सदस्य बनने के लिए जो शुल्क देते हैं, जो चार्ज देते हैं, जो राशि जमा करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? सदस्यता शुल्क कहलाता है। अर्थ को पकड़िए, उसी से क्वेश्चन को आराम से अपने भाषाओं में लिख सकते हैं आप। तो सदस्यता शुल्क का हुआ जो यह अलाभकारी संस्था के सदस्यों से प्राप्त होने वाली वह वार्षिक रकम है जिसे सदस्य अपनी सदस्यता बनाए रखने के लिए देता है। यानी सदस्यता शुल्क क्या हुआ? जो भी उस क्लब का सदस्य होता है वो उस क्लब का सदस्य बना रहे, इस चीज के लिए क्लब को सदस्यता शुल्क देना पड़ता है। तो सदस्य के लिए तो व्यय हुआ, लेकिन क्लब के लिए अलाभकारी संस्था के लिए क्या हुआ बच्चों? आय हुआ। तो क्या हो गया? तो यह अलाभकारी संस्थाओं के सदस्यों से प्राप्त होने वाली वह वार्षिक रकम है जिसे सदस्य अपनी सदस्यता, यानी सदस्य क्या करता है? ये वार्षिक आय होती है। सदस्य क्या करता है? अपनी सदस्यता बनाए रखने के लिए क्या देता है? सदस्यता शुल्क देता है या देते हैं। तो समझ गए होंगे, यह भी 2 नंबर में क्वेश्चन एमबीबी है, पूछा जाता है। जो सदस्यता शुल्क क्या है? तो सदस्यता शुल्क क्या है? यह अलाभकारी संस्था को किससे प्राप्त होता है? सदस्यों से प्राप्त होता है। और सदस्य क्यों देता है? तो सदस्यता बनाए रखने के लिए सदस्य के द्वारा सदस्यता शुल्क जमा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई राजनीतिक पार्टी हो, उसका आप सदस्य होंगे तो आपको क्या देना पड़ता होगा? सदस्यता शुल्क। किसी क्लब में आप क्रिकेट खेलते होंगे, वहां आप सदस्य होंगे तो आपको क्या देना पड़ता होगा? सदस्यता शुल्क। खेल व्यायाम होगा, उसमें आप जाते होंगे जिम करने के लिए, तो वहां भी आपको क्या देना पड़ता होगा? सदस्यता शुल्क देना पड़ता होगा। यानी किसी भी चीज, जहां जगह, स्कूल कॉलेज सब जगह पर जहां पर आपको उस चीज का सदस्यता ग्रहण करने के लिए कुछ राशि चुकाना पड़ता है, वह उस क्लब के लिए क्या कहलाता है? सदस्यता शुल्क, जो उसको आय के रूप में होता है क्लब के लिए, और जो देता है उसके लिए व्यय होता है। अब लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम बना रहे हैं, आजीवन सदस्यता शुल्क आ गया। एक तो सदस्यता शुल्क
यहाँ लग गया आजीवन। यदि आप किसी भी चीज का सदस्यता आजीवन ग्रहण करना चाहते हैं, जीवन में एक बार देकर, आप पूरे जीवन के लिए अगर किसी भी चीज का सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, एक प्रकार से क्या हो गया, आजीवन सदस्यता। अपने भाषा आजीवन, जीवन में एक बार। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, लिखने के लिए बताते हैं कैसे लिखें। तो लिखा होगा, इससे आशय उस सदस्यता शुल्क से है जो किसी सदस्य द्वारा एक मुश्त राशि एक रूप में ही दे दी जाती है। एक मुश्त राशि, किसी भी चीज का आपको सदस्यता चाहिए, बार बार कहेगा इतना इतना देना है, तो आप क्या पूछते हैं, एक बार बताइए कितना देना है। किसी भी चीज की सदस्यता लेने के लिए एक मुश्त राशि जो आप दे देते हैं, वो क्या हो गया, आजीवन सदस्यता शुल्क, जो सदस्यता शुल्क बार बार प्राप्त नहीं होता है। लिखे होंगे, तो इससे आशय उस सदस्यता शुल्क से है जो किसी सदस्यों द्वारा एक मुश्त राशि के रूप में दिया जाता है, या बार बार नहीं दिया जाता है। आजीवन सदस्यता शुल्क बार बार नहीं दिया जाता है, या एक मुश्त दिया जाता है। लिख दिए होंगे, स्पष्ट है कि इस प्रकार के शुल्क का भुगतान एक बार में ही किया जाता है। यानी यह स्पष्ट हो गया कि आजीवन सदस्यता शुल्क का जो भुगतान किया जाता है बच्चों, वह एक बार में ही किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है। तो बताए थे, जो बार बार प्राप्त होने वाला जो आय होगा, वो से हम क्या कहते हैं, पूंजीगत। और जो एक बार प्राप्त, आयगत कहते हैं। बार बार प्राप्त होने वाला जो रहेगा वो कहते हैं आयगत। और जो बार बार प्राप्त होने वाला नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, पूंजीगत। तो यहाँ लिख दिए हैं, यह संस्था के लिए पूंजीगत प्राप्ति है। किसके लिए, संस्था के लिए। तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, जो आजीवन सदस्यता शुल्क है, तो पूंजीगत प्राप्ति, कौन सा प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति का मतलब समझ गए, जो राशि आपको बार बार प्राप्त नहीं होगा, वो क्या हो गया, पूंजीगत प्राप्ति। जो राशि आपको बार बार प्राप्त होगा, वो क्या हो गया, आयगत प्राप्ति। आप अपने हिसाब से सोचिए। इसी प्रकार से आपको क्लब के बारे में भी सोचना है। क्लब में जो आय बार बार आता रहेगा, वो क्लब के लिए होगा आयगत, और जो बार बार नहीं आता रहेगा, वो क्लब के लिए क्या हो गया, पूंजीगत। तो आप समझ गए होंगे, जो आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है, तो पूंजीगत प्राप्ति। और यह किससे प्राप्त होता है, तो सदस्यों से। कितने बार प्राप्त होता है, तो एक मुश्त प्राप्त होता है। तो आजीवन सदस्यता शुल्क सदस्यों से एक मुश्त प्राप्त होता है, ये बार बार प्राप्त होने वाला है नहीं है, इसलिए इसे पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। आपको यहाँ से एमसीक्यू भी पूछा जाता है, जो आजीवन सदस्यता शुल्क है, पूंजीगत प्राप्ति। अब कल हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, जिस सेशन में आपको इससे आगे की जो एमबीबीआई क्वेश्चन होंगे उनको बताएंगे, और फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लेकर आएंगे जिसको समझाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए।